जय हिंद दोस्तों, आज पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके YouTube चैनल कौशल जी के जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी जल्दी से जो है कि हमारे सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों में अधिक से अधिक यह वीडियो शेयर हो और वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का जो है कि कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ बिना कोई समय गवाए, बिना कोई जो है कि बात किए, हम सीधा मुद्दा की बात करते हैं। अधिक से अधिक प्रश्नों को हम यहां पर करने का प्रयास करेंगे। आज का सेशन मेरा लगभग 45 से 50 मिनट का होने वाला है। एक बिल्कुल बेहतरीन सेशन होने वाला है और जब आप यह सेशन पूरा देख लीजिएगा तब आपको लगेगा अपने आप में कि नहीं, हम बहुत कुछ सीखे। ठीक है, तो आप लोग जो लगातार बनकर फायदा उठा रहे हैं, बस लगातार बनकर रहिएगा। आगे बहुत सारा पेपर होने वाला है, तो आप लोग इतने सीनियर तो अब हो चुके हैं कि आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। और फिलहाल इसीलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो चलिए, आज का पहला सवाल बताना है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका कितने समाज में बटा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि मेगास्थनीज जो थे वो भारत के अंदर में आए थे सबसे पहले पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र का बात करते हैं तो पटना का बात करते हैं तो बिहार का क्षेत्र। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो आए थे बिहार के पाटलिपुत्र में और वहाँ पर आके उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में वहाँ पर बताने का प्रयास किया और उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था इंडिका। और यह याद रख लीजिएगा, एकदम इजी से इजी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि इंडिका पुस्तक का रचना किसने किया है, तो मारिएगा मेगास्थनीज ने किया है। किसने किया है? मेगास्थनीज ने। और उनकी पुस्तक किस शहर पर आधारित थी, तो आप बताइएगा पाटलिपुत्र पर या पटना शहर पर। ठीक है, आप याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा था। किस नाम से? पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा था। याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। और अगर बात करते हैं कि भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री भी कौन था, तो सबसे संयोग की बात है कि यही मेगास्थनीज था। भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री अगर पूछेगा तो मारिएगा मेगास्थनीज। कहां पर आया था? तो पटना बिहार के अंदर में आया था और उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है इंडिका। और याद रखेगा, पाटलिपुत्र को इन्होंने पोलीब्रोथा के नाम से पुकारा था। बहुत अच्छा सवाल है। अब बात करते हैं कि यह कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो याद रखिएगा यह 7 वर्गों में विभाजित था। इंडिका पुस्तक जो लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, वह 7 वर्गों में विभाजित था। उनका समाज याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस सवाल है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर बात करते हैं 7 गो कौन कौन था समाज, तो एक आपका दार्शनिक था, एक आपका योद्धा था, उसके बाद किसान था, निरीक्षक था, शिकारी था, मंत्री था, व्यापारी था। ये कुल 7 समाज में बटा हुआ था। लेकिन अगर जो लो लेवल के एग्जाम को तैयारी को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं तो आप बस इतना याद रखिएगा कि भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, तो मेगास्थनीज। उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है, तो मार दीजिएगा इंडिका। क्या मारिएगा? इंडिका। और जो हाई लेवल के हैं तो वो समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो आपको इस लेवल पे जाके तैयारी करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, फीफा का स्थापना कब हुआ है? फीफा ये खेल से संबंधित सवाल है। ठीक है, जैसे जो क्रिकेट से संबंध रखते होंगे तो उनको पता होगा कि आईसीसी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है क्रिकेट करवाने वाली। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसी तरह से फीफा है, यानी FIF है फीफा। और एफ से होता है फीफा, और एफ से याद रखेगा वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल। और पूरे विश्व में जो सबसे अधिक जो आपका मनोरंजक वाला खेल है वो फुटबॉल है। सबसे बड़ा मनोरंजन वाला जो खेल है वो कौन है? फुटबॉल है। और सबसे अधिक पैसा जो है ना वो फुटबॉल वाला खेल में ही होता है। क्रिकेट से भी पैसा अधिक मिलता है फुटबॉल। जैसे कि रोनाल्डो सबको देखते हैं कितना पैसा है, लियोनेल मेसी को बहुत पैसा है, तो समझ सकते हैं कि ये सब बहुत पैसा वाला, यानी सबसे अधिक जो किस खेल में पैसा है, तो फुटबॉल में है। और याद रखिएगा, फुटबॉल को खिलाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो फीफा है। और याद रखिएगा, फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल
फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। और याद रखिएगा फीफा का स्थापना कब हुआ था? 1904 में। फीफा का स्थापना कब हुआ है? 1904 में हुआ है। फीफा का स्थापना 1904 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है। कहाँ में है? ज्यूरिख। जैसे बात करते हैं आईसीसी का, तो आईसीसी का मुख्यालय जो है वह दुबई में है। आईसीसी का मुख्यालय, जो क्रिकेट खेलते हैं, आईसीसी का मुख्यालय यूएई के अंदर में दुबई में है। यूएई के अंदर में एक शहर है यूएई, यूएई के अंदर में एक शहर है दुबई, वहीं पर आईसीसी का मुख्यालय है। जैसे आप बात करते हैं बीसीसीआई का, बीसीसीआई इंडिया के अंदर में क्रिकेट खिलवाता है, सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है क्रिकेट की, और जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के अंदर में एक क्रिकेट स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम में ही याद रखिएगा बीसीसीआई का मुख्यालय है। और आप लोग को बता दें कि उसी वानखेड़े स्टेडियम में हाल ही के दिनों में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का या फिर उनका स्टैचू बनाया गया है। ठीक है, बहुत फेमस सवाल है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो एक बच्चे से जो पले बड़े और खेले हैं वह उसी मैदान पे खेले थे, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ऐसे बात करते हैं तो मुंबई में और भी क्रिकेट स्टेडियम है, जैसे वानखेड़े बता दिए, दूसरा याद रखिएगा ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम, और तीसरा याद रखिएगा डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम। हम काहे आपको एक सवाल से इस तरह से दो सवाल बताते हैं, क्योंकि जब आप स्टैटिक जीके का बात करते हैं तो यही चीज होता है स्टैटिक जीके, यही चीज होता है स्टैटिक जीके। और आप फिजिक्स जब पढ़िएगा तो फिजिक्स तो बच्चा कमांड कर लेता है, केमिस्ट्री कमांड कर लेता है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स कर लेता है, लेकिन वो बच्चा स्टैटिक नहीं कर पाता है, क्योंकि स्टैटिक का मतलब होता है कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो कभी बदलाने वाला नहीं है। ठीक है, और एनटीपीसी जैसा एग्जाम में जब बैठिएगा तो वहाँ पर स्टैटिक जीके का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसीलिए अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा। और क्योंकि अब आपको हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि अब रेलवे जो है जो सबसे अधिक भर्ती देती है वो आप लोग को पता है कि अब साल बाय साल वैकेंसी वो देने वाली है। ठीक है, अभी देखे होंगे कि 2024 का बाली वो क्लियर नहीं किया है और 25 का डाटा आ चुका है कि अगले साल के लिए हम वैकेंसी के लिए वो जो है कि वो पूरा एकदम रोस्टर क्लियर कर दिया है कि हमको जेई में इतना वैकेंसी देना है और एलपी में इतना देना है, एनटीपीसी में इतना है, ग्रुप डी में इतना है। यानी कि अगर आपका 2024 में अगर नहीं हुआ तो आप 25 के लिए प्रबल दावेदार कर बन सकते हैं एकदम मेहनत करके। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, आज से जब 10 साल पहले बीजेपी की सरकार बनी थी तो 2014 का में बनने के बाद सिर्फ एक बार 2018 में वैकेंसी दिया था। अब बताइए जो लड़का का एज निकल गया वो भर पाएगा? उसको नहीं भर पाएगा। फिर 18 के बाद अगर 19 में दिया, 19 के बाद सीधे उसको ज्वाइनिंग करवाया 23 में आके, समझ सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अभी जो प्रोसेस चल रहा है एग्जाम का रेलवे का बहुत फास्ट चल रहा है, इसीलिए भैया आप जी जान लगा के बढ़ जाइए। दुनिया में कुछ नहीं है पढ़ाई के सिवा। अगर आप एक मीडियम परिवार के अंतर्गत हैं तो पढ़ाई के सिवा आपको समाज में कोई इज्जत नहीं दिला सकता है, ये समझ लिए। इसलिए शिक्षा एक ऐसी चीज है कि आपको गरीबी में हैं मानते हैं, लेकिन गरीबी से ऊपर उठाने का एकमात्र उपाय है शिक्षा, ये समझ लिए। और शिक्षा आपको बड़े बड़े आदमी के पास जो है कि आपका वहां पर बोलना नहीं पड़ता है, और बिन बोले आपका शिक्षा मतलब आपका जो व्यवहार होता है वो दिख जाता है और आपको एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा सकता है। इसीलिए आप नहीं चाहते हैं कि हम सम्मानजनक पाए आगे चल के, तो इसीलिए आप पढ़िए भैया, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आप लोग को बताना है और याद रखिएगा कि हाल ही के दिनों में फीफा विश्व कप भी हुआ है। फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था कतर में। कहाँ हुआ था? कतर में। कतर जो कि जिसकी राजधानी दोहा है। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। कतर की राजधानी दोहा है। और आप लोग को बता दें कि कतर में हाल ही के दिनों में एक तूफान आया था बहुत भयंकर। ठीक है, जिनको जो कि आपका कतर ने ही नामकरण किया था, और उस तूफान का नाम था या चक्रवात का नाम था दाना। क्या नाम था? दाना। जैसे आप लोग बात करते हैं न, कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा रहता है खाने वाले का नाम। इसका मतलब है कि जब भी दाना का मतलब जैसे कि चावल का दाना हम बोल सकते हैं, गेहूं का दाना बोल सकते हैं, मक्का का दाना बोल सकते हैं, चना का दाना बोल सकते हैं। यानी दाना को हम जब हम लोग खाते हैं तो दांत से हम कतरते हैं उसको। क्या करते हैं? कतरते हैं। यानी दाना को कतरना, यानी दाना को कतरना। यानी दाना नाम के तूफान का नामकरण कतर ने किया है, क्योंकि दाना को हम लोग दांत के पास रख के कतरते हैं। यानी दाना का नामकरण किसने किया है? कतर ने। और कतर यानी दाना, दो से दाना, दो से दोहा, यानी कतर की राजधानी दोहा। कतर की राजधानी दोहा, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। और 2022 का बोलेगा फीफा विश्व कप भी कहाँ हुआ था, तो वो भी दोहा में ही हुआ है। और 2022 के बाद 2026 में होने वाला है, जो आगे के एग्जाम के लिए प्रबल दावेदार क्वेश्चन है कि 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा, क्योंकि फीफा विश्व कप 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जो वनडे होता है ये भी 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। राष्ट्रमंडल खेल भी 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। ओलंपिक खेल भी 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। तो आप लोग को बता दें कि फीफा विश्व कप जो 2026 में होने वाला है वह 3 देश में संयुक्त रूप से होगा। कितने देश में? 3 देश में संयुक्त रूप से। उसमें से टॉप देश जो है वह अमेरिका है, अमेरिका है, कनाडा है, मैक्सिको है। यानी अमेरिका के पड़ोसी देश ही आपका दोनों है, यानी अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। माइंड में से रखिएगा 2026 का जो फीफा होने वाला है ना वो 3 देश में होगा। सबसे टॉप अमेरिका है, फिर मैक्सिको है, फिर कनाडा है, यानी उसी से सटा हुआ देश है। ठीक है, याद रखिएगा। और कनाडा जो है वह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कुल 7 महाद्वीप है। कुल कितने महाद्वीप है? कुल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप अपना एशिया है। और एशिया के अंदर में सबसे बड़ा देश जो है वह आपका चीन है। कौन सा है? चीन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका अफ्रीका, क्या कहते हैं उसको, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वह कनाडा है। कौन है? कनाडा है, याद रखिएगा। और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसको नई दुनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नई दुनिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि उनका बाद में जो है कि ज़्यादा सब चीज़ पता चलाता है वहाँ पर। तो न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया के नाम से जो जानते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका को। और एगो अंटार्कटिका महाद्वीप होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कि लगभग एकदम पूरा ठंडा क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, यानी वहाँ पर बर्फ़ है खाली अंटार्कटिका में। ठीक है, तो इसका मतलब अंटार्कटिका जब वहाँ पर बर्फ़ जमा हुआ है तो वह बर्फ़ जब वहाँ पर थोड़ा बहुत धूप निकलता है तो बर्फ़ थोड़ा सा पिघलेगा। इसका मतलब वो जो है कि वहाँ का जो स्थलाकृति है उसमें चेंजिंग आ जाता है थोड़ा सा। तो यानी कि वो विज्ञान के अनुसार चलता है, महाद्वीप की नहीं चलता है। क्योंकि आप लोग को हम बताए हैं फिजिक्स में कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। जैसे मान लीजिए आप हाथ में बर्फ का एक टुकड़ा ले लिए, जैसे आइसक्रीम वगैरह बेचने के लिए गाँव में जाता है ना, तो हम लोग क्या करते थे कि गर्मी के दिन में एगो जुट्टे का उससे निकाल लिए आइसक्रीम, ये बर्फ एगो टुकड़ा जुट का हाथ में हम उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जितना दूर से उसको दबाइएगा ना उतना कम उगलेगा। यानी कि दाब बढ़ाने पे बर्फ का गलनांक घटता है। और 100 बार ही क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, यानी गलना का मतलब पिघलता है। ठीक है, तो पिघलता वो कम है, यानी गलनांक कम होता है। जैसे कि आप लोग को पता है कि बर्फ में अगर हम नमक भी मिला देंगे तो उसका गलनांक घट जाता है, क्योंकि वो लेट से जो है कि गलने लगता है। क्योंकि इसीलिए देखते होंगे कि वो लोग डब्बा में नमकीन टाइप का उसमें डाल देता है, जब खाते होंगे आइसक्रीम तो साइड में थोड़ा सा नमक टाइप का भी लगता है। ठीक है, तो वो नमकीन इसलिए बनाता है कि वो पिघले नहीं। ठीक है, और ज़्यादा देर तक हम बेच पाए, एकदम शाम में जो है कि टूटा फूटा वाला भी बेच के घर चल जाए। तो आप याद रखिएगा कि नमक मिलाने पे जो है कि बर्फ का गलनांक घटता है, और दाब बढ़ाने पे भी बर्फ का गलनांक घटता है। और याद रखिएगा आप इसमें तीसरा सवाल आपको याद रखना है कि बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए वो केमिकल भी आता है। भले नमक उमक तो ये तो सिंपली दैनिक वाला चीज़ हो गया, लेकिन उसमें वो केमिकल आता है, इसका नाम है जिलेटिन। क्या होता है? जिलेटिन। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो ऑप्शन में जिलेटिन रहेगा, तो आप वो मारिएगा, नहीं रहेगा तो नमक मारिएगा। आप लोग ऐसे करके आंसर मार सकते हैं। सबसे फेमस है जिलेटिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, और बर्फ जब पानी पे तैरता है तो उसका 1/10 भाग जो रहता है वो आपका ऊपर रहता है। जब 1/10 भाग ऊपर रहा तो 9/10 भाग जो रहेगा वो पानी के अंदर रहेगा। पानी के अंदर रहेगा और वो पानी पे तैरता रहेगा, अर्थात वो प्लवन करते रहेगा। अर्थात प्लवन का सिद्धांत जो दिया है वो आर्किमिडीज ने दिया है। और प्लवन का मतलब होता है तैरना। क्या होता है? तैरना, यानी तैरने का नियम। और तैरना का इंग्लिश होता है फ्लोटिंग, या फिर स्विमिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में फ्लोटिंग रहता है। यानी फ्लोटिंग का नियम, यानी लॉ ऑफ फ्लोटिंग या तैरने का नियम, या आपका प्लवन का सिद्धांत, ये सब आर्किमिडीज ने दिए हैं। किसने दिए हैं? यहीं तक ही नहीं, आर्किमिडीज ने उत्तोलक का भी सिद्धांत दिए हैं। उत्तोलक का भी सिद्धांत दिए आर्किमिडीज ने। और आर्किमिडीज का संबंध कहाँ से था? तो ग्रीस से था। कहाँ से था? ग्रीस से था। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और उत्तोलक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3
प्रकार के, कैंची, पिलास, सिंडांसी, तराजू, ये सब पहला श्रेणी का हो गया, ठीक है। वहीं नींबू निचोड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन, ये सब हो गया दूसरे श्रेणी का। और तीसरे श्रेणी का होता है मनुष्य का हाथ हो गया, वहीं आपका मनुष्य का हल हो गया। तो यानी कि इस तरह का जो रहता है ऐसे करके, तो वो होता है तीसरे श्रेणी का, ठीक है, तीसरे श्रेणी का। और तराजू जो होता है देखते होंगे कि बीच में भी उसमें रहता है घूमने वाला, जैसे कैंची लेते हैं, कैंची कैसे ऐसे हम काटते हैं, तो वो देखते होंगे कि बीच में इसमें लीवर रहता है लगा हुआ, ठीक है, वो नट बोल्ट टाइप का। इसका मतलब है कि जिस मशीन में बीच में लगा हुआ रहेगा और वो घूमेगा ऐसे करके, समझिएगा वो प्रथम श्रेणी का है, ठीक है। जैसे कैंची बोले तो कैंची में हो गया प्रथम। उसी तरह प्लास होता है, यानी पिलास जो कि हम लोग यूज करते हैं, पिलास भी देखते होंगे बीच में ऐसे करके घूमता है। एक वो देखे होंगे कि तार काटने वाला रहता है, जो कि वो रखता है, ये क्या कहते हैं, वायरिंग करने वाला जो रखता है, तार काटने वाला, हाँ, लाइट जो फिटिंग करता है, वो भी देखते होंगे बीच में से घूमने वाला रहता है, यहाँ से शर्ट से मुंह से उड़ा देता है एकदम पूरा खटाक से, तो वो भी हो गया प्रथम श्रेणी का। तराजू में भी देखते होंगे कि बीच में रहता है ऐसे करके, डंडी भी मारना रहेगा तो ऐसे झुका देगा आदमी, तो उधर जो है कि एक पाव झोल कर देगा। तो इसका मतलब याद रखेगा वो भी है आपका प्रथम श्रेणी का। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जैसे नींबू निचोड़ने का मशीन है, नींबू निचोड़ने का जो रहता है, ट्रेन सब पे देखते होंगे जो लेमन टी चाय बेचता है, ठीक है, तो उसमें से आप देखते होंगे कि वो इस तरह का मशीन रहता है और सीधा यहाँ पर दबा देता है और वहाँ से रस चू जाता है, चूता नहीं चूता है, लेकिन बीच में उसमें कुछ नहीं रहता है, बीच में उसमें घूमने टाइप का कुछ नहीं रहता है। इस तरह का जो सामान रहेगा वो दूसरे में रहेगा। किस में रहेगा? दूसरे में रहेगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखते होंगे कि ये जो कील उखाड़ने वाला मशीन है, ये कील उखाड़ने वाला मशीन जो है कि डायरेक्ट बीच में कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट इसको मुंह पकड़ता है, खींच लेता है, तो वो दूसरे में हो गया, समझे? तो आप ये सब चीज याद रखिएगा इस तरीका से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारत में पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष हुई थी? पशुधन का मतलब पशु, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर पशु जनगणना हुआ, इससे ये पता चलेगा कि राजस्थान में कितना पशु है, उत्तर प्रदेश में कितना पशु है, एमपी में कितना पशु है, बिहार में कितना पशु है। जिस तरीका से आम आदमी का जनगणना होता है, ठीक है, उसी तरीका से पशु का भी जनगणना होता है। तो पशु का जनगणना भारत में जो पहली बार हुआ था वो 1919 से 20 में हुआ था। भारत के अंदर में पहली बार पशु जनगणना जो हुआ था, ठीक है, या पशुधन जनगणना जो हुआ था वो 1919 से 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि भारत के अंदर में अगर बात करते हैं कि सबसे अधिक पशु किस राज्य में है, तो सबसे अधिक पशु उत्तर प्रदेश में है। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में, यानी गाय, भैंस, बैल सब सबसे अधिक कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करते हैं, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो आजकल दूसरा स्थान पूछता है सब चीज में, पहला स्थान सब याद करता है कि पहला स्थान बताइए तो पशुधन में कौन है, दूध उत्पादन में पहला कौन है, दूसरा स्थान पे बताइए तो अभ्रक उत्पादन में कौन है, यानी दूसरा स्थान भी आप कवर करके चलना है, ठीक है। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान जो है आपका पशुधन में वो राजस्थान का है, यानी राजस्थान सब में पशु, यानी ऊंट को भी जोड़ेंगे, इन्हें खाली गाय और भैंसे जोड़ेंगे, जैसे ऊंट को भी जोड़ेंगे, उसमें चीता, बाघ, शेर, भालू सबको जोड़ेंगे पशुधन को, क्योंकि देखे होंगे कि पशु कैसे रिपोर्ट आ जाता है कि भारत में बाघ की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भैया कितना है, तो इतना है, इतना है, इतना है, आप बता देते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे भारत में अगर बात करते हैं बाघ कितना है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें से कोई रिपोर्ट बताता है 3682 है, कोई इतना है, इसका मतलब उसका काउंटिंग होता है तभी तो बताना संभव है। तो आप याद रखिएगा, भारत में पहली बार पशुधन जनगणना 1919 से 1920 में हुआ था, और सबसे अधिक पशु की संख्या उत्तर प्रदेश में पाया गया, और दूसरे स्थान पे राजस्थान में पाया गया, और तीसरे स्थान पे एमपी में पाया गया, तीसरा स्थान पे एमपी में पाया गया, आप याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें, अगर बात करते हैं, अगर पूछ ले कि सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन सी राज्य करती है, तो सबसे अधिक दूध का उत्पादन जो करता है, इन्हें की सबसे अधिक गाय भैंस जानवर यूपी में, तो यूपी मार देंगे, वो नहीं मारिएगा। दूसरे स्थान पे जो राजस्थान में है ना गाय भैंस, वो टॉप लेवल पे है, क्योंकि ऊँट भी जो है ना दूध करती है, ऊँट भी दूध करती है, ठीक है, ऊँट का भी दूध देती है वो। तो इसका मतलब आप याद रखिएगा कि सबसे अधिक दूध का उत्पादन राजस्थान करती है, राजस्थान करती है, लेकिन सबसे अधिक पशु तशु कहाँ है? यूपी में। सबसे अधिक पशु यूपी में है, लेकिन दूध करने में पहला कौन है? राजस्थान। लेकिन संयोग की बात है कि ज़्यादा दिन पहले का डाटा नहीं है, इधर ही चेंज हुआ है राजस्थान। वैसे पहले दूध भी सबसे अधिक यूपी करता था, लेकिन अब वो फ्लॉप कर गया बेचारा, अब वो फ्लॉप कर गया।
ठीक है, अब राजस्थान हो गया। लेकिन आप लोग को एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं कि अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछे तो अधिकतर जवाब इस क्वेश्चन का गलत दे सकते हैं, जो कि अभी हम आपको करने वाले हैं। अगर आपसे हम क्वेश्चन करें कि भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सी राज्य करती है, तो लगभग आंसर सबका आएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन भैया अब गलत हो जाएगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बहुत लड़का का दिमाग काम करेगा, तब तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए ना, उत्तर प्रदेश गलत हो जाएगा। सबसे अधिक आपका चावल का उत्पादन करने वाला राज्य तेलंगाना बन चुका है। कौन सा बन चुका है, तेलंगाना। भैया हम लोग क्या करते थे, जब कभी कभी बचपन में क्या होता था, सब्जी जब खाने का मन नहीं करता था तो हम लोग चावल में जो है ना हल्का नमक देके और तेल देके उसको खाते थे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा तेलंगाना यानी तेल के साथ चावल, तेल के साथ चावल, तेल के साथ चावल, और खाने में भी मजा आता था, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा सबसे अधिक चावल का उत्पादन तेलंगाना कर रही है, ठीक है। और प्रायद्वीप भारत में अगर पूछे, क्योंकि प्रायद्वीप भारत में भी आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश आता है। प्रायद्वीप भारत का मतलब होता है दक्षिण भारत का क्षेत्र, जो कि पठारी इलाका है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे आपका पश्चिम बंगाल वगैरह हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और एक चावल की किस्म पाया जाता है जिसका नाम है गोल्डन चावल, ठीक है। गोल्डन चावल एक किस्म है चावल की। तो गोल्डन चावल जो है वह सबसे अधिक उसमें विटामिन ए मिलता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की चावल की किस्म में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, यानी कौन वाला चावल हम खाएंगे। जैसे बहुत प्रकार का चावल का किस्म होता है, तो आप बताइएगा कि विटामिन ए हमको प्राप्त करने के लिए गोल्डन चावल चाहिए। क्या चाहिए, गोल्डन चावल चाहिए। लेकिन हाल ही के दिनों में याद रखिएगा आपका फिलीपींस वगैरह जो देश है, जो चावल के उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध है, और अमेरिका वगैरह ये सब देश ने हाल ही में घोषणा किया है कि गोल्डन चावल खाने से जो है कि शरीर में नुकसान होता है। भले विटामिन ए मिलता है, लेकिन उसको उन्होंने अपने देशों में वो चीज़ प्रतिबंध कर दिया। अब क्या कर दिया, बंद कर दिया, उस पर आपका जो है कि ब्रेक कर दिया, भैया यहाँ का आदमी यूज मत कीजिए। और भारत के अंदर में चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। कहाँ है, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। और जब हम कटक का नाम लेंगे तो याद रखिएगा भारत के अंदर में आप लोग को पता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो उड़ीसा के कटक में ही हुआ था। और उनका जन्म डेट सहित याद रख लीजिएगा, बहुत फेमस है उनका डेट सहित, याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म उड़ीसा के कटक में होता है, आप याद रख लीजिएगा। और जब हम कटक का बात करते हैं तो कटक के अंदर में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, ठीक है। कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है, कौन सा, नहीं राउरकेला में तो वो तो फुटबॉल का क्रिकेट स्टेडियम, सॉरी हॉकी का बना है, नहीं। उड़ीसा के कटक में अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा के कटक में आपका जो है कि 4 अक्षर का जो है कि एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। हम बार बार बताते हैं, आप लोग जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। यानी कि एक कानपुर में क्रिकेट स्टेडियम है और एक उड़ीसा के कटक में क्रिकेट स्टेडियम है। दोनों क्रिकेट स्टेडियम जो है कि बहुत मिलता जुलता रहता है आपस में। तो कटक में एक क्रिकेट स्टेडियम है, आप लोग जो है कि इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लिखिएगा, नहीं तो फिर हम थोड़ा देर के बाद आपके बीच हम रखेंगे, आप लोग इसका जवाब भी आप देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नहीं तो फिर हम बता देंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि अगला सवाल आप लोग बताइएगा, अमेरिका में प्रचलित ऑपरेशन मैगा का संबंध किससे है। ऑपरेशन मैगा, अगर इस लेवल का क्वेश्चन आएगा ना बहुत बच्चा फंस जाएगा, नहीं बता पाएगा। तो आप लोग को पता था कि हाल ही के दिनों में अमेरिका में चुनाव हो रहा था, आप लोग को पता है, जिसमें कि अपना भारत के जो वंशज थे आपके जो है कि वो वहाँ हार गई। कमला हैरिस जो थी वो वहाँ हार गई और वो जो है कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ जीत गए, आप लोग को पता है। तो जब वो चुनाव होने वाला था तो चुनाव का प्रचार प्रसार होता है, तो चुनाव के प्रसार या चुनाव अभियान के दौरान याद रखिएगा ऑपरेशन मैगा वहां पर चलाया गया था चुनाव प्रसार के लिए। क्या करने के लिए, चुनाव प्रसार के लिए ऑपरेशन मैगा चलाया गया था। यानी कि अमेरिका में चुनाव प्रसार करने के लिए आपका क्या चलाया गया, तो ऑपरेशन मैगा, ठीक है, ऑपरेशन मैगा। और आप लोग को बता दें कि अमेरिका के हाल ही के दिनों में 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। यह क्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आने की गारंटी है। याद रखिएगा कि अमेरिका के अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं कितने नंबर के, तो याद रखिएगा 47, कितने नंबर के, 47 नंबर के बने हैं, याद रखिएगा। इससे पहले 46वें नंबर के आपके थे कौन, तो याद रखिएगा वो कौन थे तो आप लोग याद रखिएगा जो बाइडन थे। कौन थे, जो बाइडन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
कि नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जानते हैं? नाइटिंगेल ऑफ बिहार के नाम से। तो जैसे नाइटिंगेल का नाम सुनिएगा तो बहुत बच्चा तुरंत जो है कि सरोजिनी नायडू आंसर मार दीजिएगा। नहीं, सरोजिनी नायडू को भारत का नाइटिंगेल यानी भारत का बुलबुल कहा जाता है। ठीक है, भारत का बुलबुल या नाइटिंगेल सरोजिनी नायडू को कहते हैं। वही सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनती है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनती है, याद रखिएगा। और वही सरोजिनी नायडू भारत राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला भारतीय सदस्य बनती है, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में उसकी अध्यक्षता करती है। लेकिन भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट है। कौन है? एनी बेसेंट, क्योंकि एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी। एनी बेसेंट जो था वो आयरलैंड की थी। ठीक है, वो आके यहाँ पर जो है कि आपका आके राजनीति व्यवस्था में आके वो अध्यक्ष बने 1917 के अंदर में, जो है कि आप याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन से। लेकिन वो भारत नहीं थी। यहाँ पर बच्चा गलती करता है क्वेश्चन अक्सर। ठीक है, यहाँ पर बच्चा अक्सर क्वेश्चन गलती करता है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछती है तो आप याद रखिएगा एनी बेसेंट। ठीक है, और पहली भारत लगा के पूछेगा तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू 1925 में। ठीक है, और याद रखिएगा कि तीसरी महिला जो बनती है वो 1933 में नलिनी सेनगुप्ता बनती है। और याद रखिएगा 3 सवाल नलिनी सेनगुप्ता के बारे में तीसरी नहीं पूछेगा। एग्जामिनर बहुत होशियार है, तीसरी नहीं पूछेगा। सब बच्चा तीसरी सिंपल में याद कर लेता है। बोलेगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली आंग्ल भारतीय महिला कौन है, यानी एंग्लो इंडियन महिला कौन है। तब मारिएगा जो है कि नलिनी सेनगुप्ता। क्या मारिएगा? नलिनी सेनगुप्ता। ठीक है, और पहली महिला भारत सिंपल में लगाएगा तो मारिएगा सरोजिनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष बोलेगी सीधा सिंपल में तो आप मारिएगा एनी बेसेंट, क्योंकि वो सिर्फ महिला थी तो वो एनी बेसेंट। और पहली भारत लगाएगा तो सरोजिनी नायडू। और नलिनी सेनगुप्ता पहली आंग्ल भारत जो 1933 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखने का प्रयास कीजिएगा। हम बात कर रहे थे बिहार का नाइटिंगेल किसे कहा जाता है। तो हाल ही के दिनों में छठ पूजा के दिन बिहार के अंदर ही नहीं पूरे भारत का जो है कि बड़े श्रद्धा पूर्वक जो मनाया जाता है पर्व वो छठ पूजा मनाया जाता है। बिहार यूपी का बहुत जो है कि श्रद्धा पूर्वक पर्व है, बहुत उसमें नियम कानून का पालन किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो है कि बोलचाल के भाषा में सबसे बड़ा पर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत उसमें नियम कानून किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि उनके छठ पूजा का लगभग जितना गीत आया है, फेमस गीत जो हुआ है वो शारदा सिन्हा नाम की एक व्यक्ति थी। ठीक है, ठीक है, शारदा सिन्हा का निधन समझिए उसी दिन हुआ। कितने संयोग की बात है कि वो स्पेशल समझिए कि अपने जीवन काल में छठ पूजा के लिए बहुत फेमस गीत गाए हैं। और छठ माई जो है कि उसी दिन उनको जो है कि स्वर्गवास किए। तो इसका मतलब है इससे बड़ी प्रसिद्धि क्या प्राप्त कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने ज़िंदगी का हर एक मतलब कि जो क्षण था वो छठ माँ के लिए वो समर्पित किए थे, इसीलिए वो अपने चरणों में समर्पित किए। तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो आप याद रखिएगा कि शारदा सिन्हा, उनका नाम क्या था? शारदा सिन्हा, उसी दिन निधन हुआ है। तो शारदा सिन्हा को जो है कि आपका बिहार का नाइटिंगेल कहा जाता है। ठीक है, बिहार का नाइटिंगेल कहा जाता है आप लोग, या फिर बिहार कोकिला के नाम से भी जानते हैं, आप याद रख लीजिएगा। और अगर हम बात करते हैं कि पूरे भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है तो लता मंगेशकर को। ठीक है, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है, याद रखिएगा। और बिहार कोकिला के नाम से किसे जानते हैं तो शारदा सिन्हा को जानते हैं, आप याद रखिएगा। और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार का नाम है ग्रैमी पुरस्कार। क्या नाम है? ग्रैमी पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे कि आप लोग दे सकते हैं कुमार सानू को दे सकते हैं। ठीक है, सोनू निगम को दे सकते हैं। ठीक है, आप ये जुबिन नौटियाल को दे सकते हैं। तो ये सब आप किसको दीजिएगा तो ग्रैमी पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार। इसका शुरुआत 1957 में हुआ है। लेकिन फिल्म के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, जिसकी शुरुआत 1969 से हुआ है, 1969 से हुआ है। और 1965 से साहित्य अकादमी पुरस्कार देना शुरू हुआ है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार देना 1965 से शुरू हुआ है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे श्री शंकर कुरूप, जिनको आडा कुजाई नाम की पुस्तक के लिए दिया गया और जिसका संबंध मलयालम भाषा से था। ठीक है, कौन भाषा से? मलयालम। और जब मलयालम का बात करते हैं तो वह आपका कहाँ की राज्य की भाषा थी तो याद रखिएगा मलयालम कहाँ की राज्य की भाषा है? बताइए। मलयालम केरल की राज्य की भाषा है। कहाँ की राज्य की भाषा है? केरल की राज्य की भाषा है। और गोवा का है क्या? कोकनी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बरास एक हिंदू त्योहार है। बरास एक हिंदू त्योहार है जो दीपावली के समान मनाया जाता है। भारत के महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में किस जनजाति के द्वारा? तो समझ सकते हैं आप, समझिएगा, आपको हम अच्छा से याद करवा देते हैं। आप लोग को पता है पूरे भारत में दीपावली त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, पूरे भारत में दीपावली त्यौहार मनाया जाता है और दीपावली त्यौहार के समान ही बरास एक हिंदू त्यौहार है। बरास यानी उसमें भी दीप जलाया जाता है, उसमें भी पटाखे छोड़े जाते हैं। तो उसी के आधार पर बरास जो है एक हिंदी त्यौहार है जो महाराष्ट्र और गुजरात में प्रचलित है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में प्रचलित है। वो किस जनजाति के द्वारा? तो याद रखिएगा वारली और कोकना जनजाति। वारली को एकदम भैया माइंड में फिट कर लीजिएगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, वारली क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया है कि वारली चित्रकला और वारली जनजाति का संबंध कहां से है? तो आंसर महाराष्ट्र मारिएगा। क्या मारिएगा? अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपके लिए हम जुगाड़ देते हैं। आप एक रेलवे स्टेशन का नाम सुने होंगे महाराष्ट्र में, वर्ली करके, ठीक है, बोरीवली नाम सुने होंगे या वर्ली नाम सुने होंगे, वर्ली भी स्टेशन है, ठीक है। ऐसे भी पहली ट्रेन जो चली थी मुंबई बोरीवली के बीच चली थी, आप लोग को पता है, मुंबई थाने के बीच, वहां पर बोरीवली स्टेशन भी है, ठीक है। हम गए हैं बोरीवली स्टेशन, हम देखे हैं बोरीवली, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि वर्ली जो चित्रकला जो है वह महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1 मई 1960 को गुजरात के साथ, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा कि द प्रोफेट पुस्तक के लेखक कौन है? द प्रोफेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा कि अभी का ऐसा चल रहा है, मतलब कि समय कि आदमी के पास पैसा कमाने के लिए कोई जुगाड़ पानी नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, कभी देखे होंगे कि फ्लिपकार्ट सब पे क्या होता है कि उस पे वो क्या कहते हैं, गोबर से जो वो बनाते हैं कांडा, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उपला, यानी मध्य प्रदेश में उसको उपला कहते हैं, कहीं कहीं उसको कांडा भी कह देते हैं, और हम लोग बिहार के अंदर में उसको गोईठा भी बोलते हैं, ठीक है, गोईठा भी बोलते हैं, जो कि दीवार में चिपका के उसको सुखाते हैं, गोबर का जो रहता है, गाय का गोबर, ठीक है। वह चीज़ जो है फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट पे जो है कि खोजिएगा ना, वो बहुत महंगा मिलता है, ठीक है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे बहुत महंगा मिलता है। इसका मतलब अगर आदमी सोचे कि हमको प्रॉफिट कमाना है, क्या कमाना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भैया गोबर में भी मिलता है, प्रॉफिट जो है गोबर में भी मिलता है। और हकीकत बात है कि आप 50,000 1 लाख महीना कमा सकते हैं अगर आप वो धंधा कीजिएगा तो। बालू भी बिकता है, बालू रेत होता है ना, वो भी बिकता है, मिट्टी भी मिलता है, समझ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट हमको गोबर में भी मिल रहा है, बस काम ही बन गया आपका। यानी कि अगर कहीं भी आंसर करके ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि द प्रोफेट मतलब प्रॉफिट यानी गोबर, आप याद रखिएगा तो आप आंसर सही करके आ सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन अधिकतर बच्चा को याद नहीं रहता है क्योंकि कुछ हट के ये क्वेश्चन है। तो द प्रोफेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप गोबर करके यानी गिबरन याद रखिएगा, ठीक है, गिबरन याद रखिएगा, आराम से हो जाएगा। और आपको पता है कि गोबर का प्रयोग हम लोग गोबर गैस लाइट में भी करते हैं, गोबर गैस प्लांट में भी करते हैं, यानी उससे हम लोग जो है कि आप लोग को पता है कि उसे बल्ब भी हम लोग जला देते थे पहले, पूरा एकदम बच्चा में पूरा एकदम कारीगरी उसमें करते रहते थे बैठ के। 2 बल्ब छोटका वाला लाते थे मार्केट से और उसमें 2 बैटरी देते थे, उसी में गोबर उबर दे के एकदम डाल के एकदम अच्छा लाइट करता था, हम लोग पढ़ भी लेते थे उसमें, ठीक है। तो वो गोबर गैस प्लांट का आविष्कार करता कौन थे? तो याद रखिएगा सीबी देसाई। कौन थे? सीबी देसाई याद रखिएगा, गोबर गैस प्लांट के निर्माणकर्ता या आविष्कार करता थे। और गोबर से कौन सी गैस प्राप्त होती है? मीथेन गैस प्राप्त होती है। और मीथेन गैस को हम लोग प्राकृतिक गैस के नाम से भी जानते हैं, मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4 होता है मीथेन का सूत्र, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और मीथेन गैस जो निकलती है वह जब गाय वगैरह जब खाना खाती है तो खाना खाने के बाद वह खाने टाइम बहुत फास्ट खाना खा लेती है गाय भैंस सब या जानवर सब, लेकिन बाद में वो जब वह बैठी रहती है तो वह जो है कि जुगाली करते रहता है, उसी को हम लोग गाली मतलब क्या कहते हैं कि गाली कर रहा है, मतलब बोलचाल के भाषा में हम लोग बोलते हैं गाली कर रहा है, इन्हें के गाली मतलब गाली गलौज वाला मतलब गाली कर रहा है। तो आप याद रख लीजिएगा कि जब
वह बैठ के देखते होंगे चबाते रहता है, मतलब मुंह चलाते रहता है। तो इसका मतलब उस समय देखते होंगे कि उसके मुंह के पास जब जाइएगा ना, देखिएगा कि भाप के टाइप का हल्का निकलता है ऐसे करके, वह गैस टाइप का रहता है, वह गैस मीथेन ही गैस होता है। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पशु के द्वारा जुगाली करते समय कौन सी गैस मुंह से बाहर निकलती है, तो बताइएगा मीथेन गैस, ठीक है। और धान के खेतों से भी मीथेन गैस, और दलदली क्षेत्र या पोखर के पास जाइएगा तो वहां पर भी आपका मीथेन गैस बाहर निकलती है। लेकिन जब आप सोडा वाटर पीते होंगे, कोको कोला सब जब पीते होंगे आप ठंडा, यानी कि आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब पीते होंगे, तो उसमें जब आप थोड़ा सा ज़्यादा उसको झोल देते होंगे, देखते होंगे उसमें कि मतलब वो बुलबुला टाइप का उसमें आ जाता है, फैन टाइप का, और जब उसको आप खोलिएगा तो उड़ जाएगा हवा में भी। तो इसका मतलब आप समझिएगा कि उसमें आपका कौन सी गैस होती है, तो CO2 गैस। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, याद रखिएगा। CO2 के कारण ही सोडा वाटर सब में या फिर कोल्ड ड्रिंक में उसमें जो है कि आपका उबाल आता है, ठीक है, उसमें निकलती है गैस। और जितने भी पेय पदार्थ हैं सभी में याद रखिएगा कि उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और जब अम्ल का नाम लेंगे तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, याद रखिएगा। और हमारे जीभ का जो आपका दोनों साइड वाला हिस्सा है वह खट्टा स्वाद के लिए ही है। दोनों साइड वाला जो हिस्सा है वह खट्टा स्वाद के लिए है, और आगे वाला हिस्सा मीठा स्वाद के लिए, और जस्ट पीछे वाला हिस्सा जो है आपका कड़वा स्वाद के लिए, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको जुगाड़ भी दिए थे, गोबर नहीं, जब आपको जुगाड़ भी दिए थे कि जो है कि जब आप जो है कि बच्चा सबको जब आप किस करते होंगे तो आप अगला हिस्सा से किस करते हैं तो आपको मीठा लगता है। क्या लगता है? मीठा लगता है। तो इसका मतलब आगे वाला हिस्सा हो गया मीठा, आगे वाला हिस्सा हो गया मीठा, और जस्ट मीठा का उल्टा होता है कड़वा। न कहता है आज अगर मीठा है तो कल कड़वा भी खाना पड़ेगा, ठीक है। यानी आज अगर कष्ट है तो कल जो है कि आपके ज़िंदगी में सुखी भी होगा। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आप अगर उस लेवल के खिलाड़ी हैं तभी आपके पास कठिनाई आया है, नहीं तो वो दूर से भाग जाता कि भैया ये टिकने वाला खिलाड़ी ही नहीं, ये बोझ देंगे तो ये दब जाएगा। हम मान लीजिए आपके ज़िंदगी में अगर कष्ट दिया है, आपको जो है कि आपके घर परिवार थोड़ा सा मान लीजिए कि थोड़ा सा लो लेवल में चल रहे हैं, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। भगवान अगर कष्ट दिए हैं समझिए आप सह सकते हैं, तभी कष्ट दिए हैं, नहीं तो वो नहीं देते कष्ट, ठीक है। इसीलिए आप आगे बढ़िए। तो आप याद रखिएगा कि आगे वाला हिस्सा मीठा है, पीछे वाला हिस्सा कड़वा है। तो और जब आगे वाला जब आप किस कीजिएगा तो ये तो दोनों साइड वाला है, दोनों को खट्टा लगेगा। क्या लगेगा? दोनों खट्टा लगेगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। और आप लोग को बता दे 2-3 गो जो है ना आपका यौगिक, उसका सूत्र पूछता है सोडा का। जैसे कास्टिक सोडा का सूत्र पूछता है, तो कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। NaOH। कास्टिक में 4 अक्षर, कास्टिक हिंदी में लिखिएगा 4 अक्षर, और सूत्र भी 4 अक्षर का NaOH। Na। और जब देखते होंगे एगो पूछता है कि धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, धोने वाला सोडा का या धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में अभी आप जी रहे हैं तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा जो आदमी को जो लगता है भारी काम, वो अपना कपड़ा धोना ही लगता है, ठीक है। और एक ही कपड़ा को वो पहनते रहता है, गंदा हो या कुछ हो, एक ही कपड़ा पहनते रहता है। इसका मतलब आप याद रखिएगा कि ये 4 गो जो आता है आपका मतलब फार्मूला, इस तरह का क्वेश्चन, उसमें सबसे बड़ा जो होता है ना सूत्र, सबसे बड़ा जो सूत्र होता है ना वो होता है धोने वाला सोडा का ही सूत्र होता है। यानी क्योंकि सबसे बड़ा काम है धोना कपड़ा, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र सबसे बड़ा जो ऑप्शन रहेगा वही टिक आउट कीजिएगा। यानी Na2CO3 × 10H2O, यानी कि 10 दिन में आप H2O का प्रयोग कर रहे हैं कपड़ा धोने में, ठीक है, आप याद रखिएगा। यानी कि 10 H2O, और यहीं से यानी मान लीजिए हम 10 दिन में कपड़ा धो रहे हैं, इसी से क्वेश्चन बन गया वहाँ पर कि कपड़ा धोने वाले सोडे में जल के कितने अणु प्रयोग करते हैं, तो 10 अणु प्रयोग करते हैं, क्योंकि 10 ठो उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये सब चीज़। वहीं अगर हम बात करते हैं साधारण नमक यानी खाने वाला सोडा जो होता है, ठीक है, साधारण में जो हम लोग घर में खाते हैं, तो वो NaCl सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा। और एक होता है आपका जो है कि क्या कहते हैं उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका NaHCO3। और साधारण नमक का हो गया या सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, और कास्टिक सोडा 4 अक्षर का NaOH। और NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रो, जहाँ पर OH लगा होता है उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है
अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील किस शहर में है? भोपाल में। कहाँ में है? भोपाल में। तो भौ से भोपाल, भौ से भोजताल, भौ से राजा भोज, तो याद रख लीजिएगा भोपाल में है। और भोपाल में ही भौ से भारत भवन है। भारत भवन, भारत भवन, भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी कहाँ है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? लेकिन मानव शब्द को अगर हटा देंगे, अगर सिर्फ बोलेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता में है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? यानी संग्रहालय से संबंधित 3 सवाल याद रखिएगा किसी भी पेपर में। यानी अगर पूछेगा राष्ट्रीय संग्रहालय तो कलकत्ता, यानी राष्ट्र लेवल पे सिर्फ बात कर रहा है। और पहले जो है इंडिया की राजधानी राष्ट्र लेवल पे कलकत्ता ही हुआ करती थी। यानी राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मानव जो है भोपाल, मानव लगा देंगे तो भोपाल। लेकिन अलग से एगो आ जाएगा सलारगंज संग्रहालय कहाँ है? तो सबसे बड़ा संग्रहालय भारत में सलारगंज संग्रहालय है। ठीक है, संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम टाइप का, या जो आदमी लोग जाता है घूमने के लिए, हाँ यार गौतम बुद्ध ने ऐसे ऐसे किए थे, यहीं पर जो है कि उसका मतलब यहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, यहाँ पर पला उपदेश दिया था। तो वो सब एक होता है मतलब कि यही, हाँ ऐतिहासिक चीज़। ठीक है, ऐतिहासिक चीज़। हाँ, तो आप याद रख लीजिएगा कि आपका म्यूजियम सबसे बड़ा सलारगंज संग्रहालय है, वो कहाँ में? तो हैदराबाद में। तो 3 चीज़ दिक्कत नहीं होना चाहिए। राष्ट्र संग्रहालय कलकत्ता, आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल, और फिर आपका जो है कि सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। चलिए थोड़ा सा अब लेवल का सवाल लेते हैं, नहीं तो लगेगा कि टुचपुंजिया सवाल ले रहे हैं। लेकिन जब लेवल देंगे ना तो फिर जो है कि दिमाग वो हो जाएगा, इसीलिए आपको लेवल से सवाल दे रहे हैं। ठीक है, कितना मिनट हुआ? ठीक है, 15 मिनट कर लेते हैं। हाँ, बताइए आप लोग अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि एल्कोहल बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं, या किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। एल्कोहल का मतलब हो गया शराब बनाने में, यानी दारू बनाने में। तो देखते होंगे आप लोग कि शराब वगैरह, जब देसी शराब बनता है इसको पूरा सड़ा गला के ये वो करके एकदम चावल उबल ये वो करके उसको जो है कि बनाता है। इसका मतलब उसमें जो है कि पूरा एकदम जो है ना कीड़ा कीड़ा टाइप का हो जाता है ना, तब फिर उसको बनाते हैं। यानी याद करने के लिए जुगाड़ देते हैं। ठीक है, कीड़ा टाइप का जब चावल में हो जाता है तब फिर उसको जो है कि वो बनाता है, चेंज करता है देसी शराब को। इसका मतलब कीड़ा हो रहा है तब हो रहा है, यानी किण्वन विधि याद रखिएगा। कौन सा विधि? किण्वन विधि। यानी कौ से कीड़ा होता है तभी वो शराब बनता है, तब आदमी उसको बड़े चाव से पीता है। ठीक है, तो उसमें ईस्ट और जायमीन भी रहता है। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा उसमें विधि का प्रयोग करते हैं किण्वन विधि। कौन सा विधि? किण्वन विधि। और शराब पी के आदमी ऐठने लगता है। क्या करने लगता है? ऐठने लगता है। ऐठने का मतलब होता है कि वो झूठ का जाके दूसरे से पंगा लेगा, होगा कुछ नहीं, उससे झूठेगा, अरे यार हम जो है कोई नहीं है। इसका मतलब वो ऐठने लगा है। यानी कि पॉइंट के बाद जिस ऑप्शन में 8 लगा रहेगा वही शराब का पीएच मान होता है। यानी 2.8, 2.8, 2.8। लेकिन ऐसे ऑप्शन में आपको 2.2 भी देखने के लिए मिलेगा। तो आप याद रखिएगा 2 रुपया में 2 नींबू, 2 रुपया में 2 नींबू, 2 रुपया में, यानी नींबू का पीएच मान 2.2, नींबू का पीएच मान 2.2। लेकिन बीच में भी एगो देखने के लिए मिलेगा 2.4, 2.4, 2.4 होता है सिरका का पीएच मान। किसका पीएच मान? और उसी सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। और यानी तीनों का पीएच मान रिकॉल करवा देते हैं। नींबू 2 रुपया में 2 पीस यानी 2.2, और शराब पी के ऐठता है 2.8, ऐठता यानी 8, ऐठता यानी 8, यानी ओ से ऐठना, ओ से 8 यानी 2.8, और बीच में सिरका 2.4, 2.4। अब बताइए तीनों याद हुआ कि नहीं हुआ? आराम से याद हो गया। ठीक है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जानते हैं जब आदमी शराब उराब पीता है ना, तो वो आपको पता है जब ओवर आदमी पी लेता है तो उसका पूरा एकदम जो है ना, मतलब होश उसका सब खत्म हो जाता है। वो पूरा बेहोश टाइप का हो गया। यानी ना कहता है कि अरे यार पूरा जो है कि फॉर्म में आ गया, मतलब कुछ उसका आता पता ही नहीं, पूरा गिड़ बजड़ रहा है। तो आप याद रखिएगा मस्तिष्क का एक पीछे वाला हिस्सा होता है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लिगेंटा। मेडुला ऑब्लिगेंटा उनका काम करना बंद कर देता है और वह उल्टी वगैरह, वोमिट
वॉमिटिंग वगैरह जो है कि करना चालू कर देते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका उल्टी वगैरह जो होता है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा काम करना बंद करता है, तभी जो है कि अपना आपा खो के वो जहाँ मनता उल्टी कर देते हैं, जहाँ मनता गाली गलौज टाइप का करने लगते हैं, यानी कि वो आपका बेहोशी हालत में चल जाता है। समझे, आप याद रखिएगा। और मस्तिष्क याद रखिएगा, इसका अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है मस्तिष्क का अध्ययन। और याद रखिएगा, कान का अध्ययन ओडोलॉजी कहलाता है, नाक का अध्ययन राइनोलॉजी कहलाता है, मांस का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। वहीं आपका जो है कि क्या कहते हैं, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है, खून का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। आपका जो है कि क्या कहते हैं, ये आपका उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। कवक तो शरीर के बाहर का चीज़ है, वो तो बाद में कर लेंगे, पहले शारीरिक ढंग से देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तो वनस्पति विज्ञान का है ही पता आपको खुद, तो आप याद रखिएगा। फिर आपका तंत्र का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। और तंत्र का जो इकाई होता है वो न्यूरॉन होता है। और आपका गुर्दा का इकाई नेफ्रॉन कहलाता है, यानी गुर्दा का इकाई नेफ्रॉन से नेफ्रोलॉजी। और तंत्र का न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन से न्यूरोलॉजी। समझ में आ गया। और आप लोग को बता दें, हड्डी से हड्डी का जो जोड़ का अध्ययन कहलाता है। अरे यार, उस हड्डी से हड्डी के जोड़ का अध्ययन बोल रहे हैं, क्या कहलाता है नहीं पूछ रहे हैं। हड्डी से हड्डी का अध्ययन तो वो सबको पता है कि MBT याद रख लेता है, यानी मांस बोन टेंडन, यानी कि हड्डी और मांसपेशी का जोड़ टेंडन कहलाया। और हड्डी और हड्डी का जोड़ लिंगामेंटस कहलाया, ये तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि हड्डी और हड्डी के जोड़ का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन, लॉजी बोलिए, लॉजी। तो हड्डी से हड्डी का जोड़ का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी, ठीक है। और पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। और प्रतिवर्ष पर्वत दिवस जो मनाते हैं वो 11 दिसंबर को, प्रतिवर्ष पर्वत दिवस 11 दिसंबर। और यूनिसेफ का स्थापना दिवस भी 11 दिसंबर। और विश्व बाल कोष दिवस भी और अस्थमा दिवस भी 11 दिसंबर। यानी आप ऐसे याद रखिएगा चारों दिवस जुगाड़ से कि पर्वत पर चढ़ने के क्रम में बालक को अस्थमा रोग हो गया, ठीक है। यानी कि आप याद रखिएगा, यानी कि बालक जब ले रहे हैं तो बालक को संरक्षण प्रदान करने के लिए सबसे बड़ी संस्था यूनिसेफ है, जो कि बच्चों पर काम करती है, ठीक है। आप लोग को बता चुके हैं यूनिसेफ, जिसका मुख्यालय कि आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, यूनिसेफ 46, ये भी कोड बताया कि यूनिसेफ के लास्ट में एफ आ रहा है और एफ का कोड 6 होता है, यानी 1946। और एक होता है यूनेस्को का अल्फाबेट पे कोड ओ का 15 होता है। अब 15 का इकाई डिजिट 5 होता है, यानी 1945 ये जुगाड़ दिए हैं। तो याद रखिएगा कि आपका यूनिसेफ के अंदर में बच्चों को पर्वत पर चढ़ने के क्रम में अस्थमा बीमारी हो गया, यानी यूनिसेफ का स्थापना प्लस विश्व बालकोष दिवस, अब प्लस में आपका अस्थमा दिवस और प्लस में आपका पर्वत दिवस, ठीक है, याद रख लीजिएगा। ऐसे करके आप याद रखिएगा। पर्वत दिवस हो गया 11 दिसंबर को। वहीं आपका हिमालय दिवस अगर पूछेगा तो हिमालय दिवस होता है 9 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। और आप लोग भैया एकदम कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और देखिएगा कंटेंट कितना आपके पास बनता है कि आप जब 2 महीना लगातार क्लास कीजिएगा तो आपका नंबर जहाँ पर आप सेट लगा रहे होंगे, अगर आपका नंबर 10 से 15 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा और आप जो है कि पढ़ाई के लिए प्रबल दावेदार हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो हिल रहा था। तो आप याद रखिएगा पर्वत दिवस 11 दिसंबर हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं जो है कि आपका 9 सितंबर को हो गया हिमालय दिवस। और याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट दिवस भी होता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को होता है, क्योंकि 29 मई 1953 को विश्व के पहले व्यक्ति एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गे 2 पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जो कि आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। वह दिन था 29 मई, इसीलिए 29 मार्च नहीं 29 मई, हाँ 29 मई को इसीलिए माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा उस पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी बने थे। और किस वर्ष चढ़े थे? 1953 में। और जिस वर्ष संगीत नाटक अकादमी का भी स्थापना
किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका सुनामी दिवस भी होता है, सुनामी आता है ना समुद्र सब में, तो सुनामी दिवस जो होता है वो 5 नवंबर को, सुनामी दिवस 5 नवंबर को। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका समुद्र दिवस, समुद्र भी होता है, खाली पर्वतीय नहीं होता है, हिमालय नहीं होता है, तो याद रखिएगा समुद्र दिवस होता है 5 अप्रैल को, समुद्र दिवस होता है 5 अप्रैल को, समुद्र दिवस होता है 5 अप्रैल। यानी आप ऐसे याद रखिएगा कि आदमी जिसका घर समुद्र के किनारे रहता है ना, समुद्र के किनारे, तो वह 5 AM में ही जग जाता है, ठीक है, 5 AM में। AM का मतलब ए से अप्रैल समझ लेना है, ए से क्या समझ लेंगे, अप्रैल। यानी कि समुद्र का किनारे वाला आदमी, यानी कि तमिलनाडु गोवा का आदमी जो है, गुजरात महाराष्ट्र का, वो 5 AM से काम करना चालू करता है, 5 AM से चालू करता है। और उसमें जब सुनामी आ जाएगा, सुनामी कहाँ आएगा, समुद्र में सुनामी आता है, तो वो भी आता है 5 बजे, वो भी आता है 5 बजे। लेकिन याद रखिएगा सुनामी नाम यानी नवंबर, नामी यानी नवंबर, यानी 5 नवंबर को सुनामी और 5 AM से समुद्र वाला आदमी जग जाता है, ठीक है। बुझ लो कि नहीं बुझ लो, बुझलिए, ठीक, आगे बढ़े चित्र। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है, मच्छर भगाने वाली दवा का क्या नाम है। तो आज से पहले हम आपको बताए थे कि मच्छर खाने वाला मछली का नाम क्या है, जो कि मच्छर के लार्वा को ही खा जाता था, तो वो गम्बुसिया मछली था, ठीक है, गम्बुसिया। लेकिन मच्छर को भगाने वाले दवा का नाम क्या है, तो एलिथ्रीन है। क्या नाम है, एलिथ्रीन है। क्या नाम है, एलिथ्रीन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 2-4 मिनट पॉलिटी का क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपने सेशन को ब्रेक करेंगे। बताइएगा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो 12। आपको पता है राष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के 12 सदस्य का मनोनयन करता है और लोकसभा के 2 सदस्य का मनोनयन करता था। लेकिन लोकसभा के अंदर में जो 2 सदस्य का मनोनयन करते थे वो एंग्लो इंडियन को करते थे, लेकिन 104 संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को खत्म कर दिया गया। और यह क्वेश्चन इस बार बीपीएससी 150 क्वेश्चन में 2 प्रश्न यही पूछ दिया था, 2 प्रश्न यही पूछ दिया था। एक में पूछ दिया था कि किसको हटाया गया, एक में पूछा था कि कौन संविधान संशोधन कहता। 2 क्वेश्चन, यानी कि अगर आदमी नहीं जानता होगा तो उधर का आंसर इधर मार देता, इधर का आंसर वहां जाके मार देता। तो ये खैर कोई बीपीएससी अपनी गरिमा को खो चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि वो क्वेश्चन का लेवल पूरा एकदम लो लेवल का बनाए थे और वो खोजते हैं कि हम इसे एसडीएम को छांट कर निकाल लेंगे। तो आप उनके डिटेल नॉलेज नहीं कर रहे हैं, आप रटा वाला काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको जो है कि अपने आप में बदलाव, आपको बगल वाले जो स्टेट है उत्तर प्रदेश का, देखिए कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, 2-3 दिन पहले, अगर आप देखते ही होंगे, जब इतने बड़े आयोग है, इतने बड़े संवैधानिक संस्था है, आप समझ सकते हैं कि आप अपने गरिमा को खोते जा रहे हैं। कि यूपी पीसीएस का जब आप सवाल देखिएगा तो आप आयोग के बैठे हुए आदमी आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको हवा लग जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने में। और आप बिहार का देखते होंगे कि रटा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं और दोनों पद एसडीएम को लाने के लिए है। और समझ सकते हैं एसडीएम के अंदर में कितना आदमी का नेतृत्व रहता है, कितना आदमी का भार रहता है, उनको क्या इतना लोड रहता है। क्या आप ये क्वेश्चन पूछ के एसडीएम बनाइएगा कि आप ये पूछे कि पटना साहिब जो गुरुद्वारा है वो भारत के किस शहर में है, तो वो बच्चा जानता है कि वो पटना के अंदर में पटना साहिब है। अब बोलेंगे, आप क्वेश्चन पूछिएगा कि जो है कि निम्न में से किस व्यक्ति को दाढ़ी होता है, लड़का लड़की, तो सब मारेगा लड़का आंसर। तो क्या आप इसे एसडीएम निकाल लीजिएगा क्वेश्चन, तो ऐसा कोई बात नहीं है भैया। आप भी अगर भले आप आयोग के अंदर में जाके बैठ गए हैं, आप एक आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, लेकिन अपने आप को समझिए कि आप भी बहुत बड़े क्लियर करके एग्जाम आए हैं, तो उस लेवल को आप फॉलो कीजिए। ये रटा वाला विद्या से आप समझ सकते हैं कि बच्चा इतना पढ़ चुका है कि आपको बोल रहा है भैया लेवल हाई कीजिए, ठीक है, इतना लेवल पे हम नहीं आपको टक्कर दे सकते हैं। तो इसीलिए आप आगे से ध्यान रखिएगा, आपसे यही गुजारिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम तो बहुत छोटे चैनल पे हैं, मेरा बात तो वहाँ नहीं पहुँचेगा, लेकिन हम एक भारतीय हैं भैया, हम एक भारतीय हैं, हम भी 1/145 करोड़ में हिस्सा है, समझ सकते हैं। आप भी अगर उतना है, क्योंकि हम भी एक भारतवर्ष के आदमी हैं, हमें भी मौलिक अधिकार का अधिकार है, इसीलिए हम बोलने का भी अधिकार है, रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का ए है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि, चलिए लास्ट सवाल बोल देते हैं।
आप लोग बताइएगा कि हम ही बता देते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य का मनोनयन किया, तो राष्ट्रपति जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य का जो मनोनयन करता है, ऐसा प्रावधान आयरलैंड से लिया है। कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। देखिएगा, अगर हम राज्यसभा का बात करते हैं तो राज्यसभा के जो कुल सदस्य देखते हैं तो वो 2 जगह से पहुंचते हैं। कितने जगह से? 2 जगह से पहुंचते हैं। वो 2 जगह कहाँ कहाँ से पहुंचते हैं? तो एक को डायरेक्ट उसको मनोनयन कर दिया राष्ट्रपति। अगर कोई हाईलाइट बंदा बन गया, हाईलाइट कोई आदमी बन गया, तो वो समझिए उसको डायरेक्ट मनोनीत कर देगा, जो है कि डायरेक्ट उसको आके मना के बैठा देगा। और दूसरे जगह से जो पहुंचेगा वो उसका निर्वाचन होगा, उसके लिए आदमी वोट करेगा। आम आदमी वोट नहीं करेगा। जिस राज्य में, मान लीजिए हम बिहार से हैं, बिहार में समझिएगा, बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 ठो है। ठीक है, 16 ठो राज्यसभा सीट है जो कि चुन के जाएगा, यहाँ से जाके केंद्र में जाके बैठेगा, और उसको जो चयनित करेगा हम आम आदमी नहीं करेंगे। ठीक है, तो भैया कौन करेगा? तो याद रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव या उसका निर्वाचन जो करता है वह उसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। यानी कि बिहार में विधानसभा सीट टोटल 243 है, तो अब 243 वाला चयन करेगा 16 को। अब उसमें से किसको किसको वोट अधिक पड़ेगा वो वहां से निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि राज्यसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीका से हुआ कि अप्रत्यक्ष तरीका से, तो बोलिएगा अप्रत्यक्ष, क्योंकि यहां पर आम जनता भाग चुनाव में नहीं ले रहा है। लेकिन वहीं जब आप विधायक का चुनाव का बात करते हैं, सांसद का चुनाव का बात करते हैं, लोकसभा सांसद का चुनाव का बात करते हैं, तो वहां पर जो है कि आपका आम जनता जाके हिस्सा लेती है। यानी आप मुखिया सरपंच का बात करते हैं, वार्ड पार्षद का बात करते हैं, तो उसमें आम आदमी हिस्सा लेता है। यानी वो प्रत्यक्ष चुनाव, यानी प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, यानी सामने से जाकर हम उसको वोटिंग करके आए हैं। लेकिन क्या हम राज्यसभा के सदस्य जो भेज रहे हैं, क्या हम जाके उनको चुने हैं? नहीं, मेरे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ने जाके उनको चुना है। यानी बीच में यहाँ पर गैपिंग देखने के लिए मिल रहा है, यानी ये अप्रत्यक्ष हो गया। वहीं राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव में हम और आप भाग नहीं लेते हैं। उसमें लोकसभा, राज्यसभा के एवं केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, उसमें हम और आप भाग नहीं लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और आप लोग को बता दें कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा के 12 सदस्य का जो मनोनयन करता है, ये प्रावधान हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। कहां से लिए हैं? लेकिन और जो उसमें बच गया निर्वाचित वाला 12 ठो, अगर माइनस करते हैं 245, इंडिया में टोटल 245 को राज्यसभा सीट है। ठीक है, 245 में अगर हम 12 माइनस करेंगे तो मेरे पास 233 को बचेगा। इसका मतलब 233 को कहीं ना कहीं से जो है कि वो चुना के जा रहा है। ठीक है, विधानसभा सदस्य के साथ चुन के जा रहा है, तो वो जो चुना के जा रहा है, ये वाला प्रावधान हम लोग दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। यानी 233 गो वाला प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से, और मनोनयन जो 12 को करते हैं वो वाला आयरलैंड से। यानी जिसको हम मनाते हैं ना, वो आदमी जल्दी से आता है मेरे पास। जो आदमी को मनाते हैं कि भैया आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कहीं क्षेत्र नहीं घूमना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट थप्पा मार के डायरेक्ट बैठा देंगे, मनोनीत कर देंगे, वो जल्दी से भाग के आ जाएगा। यानी आएगा, याद रखिएगा, मनोनीत वाला व्यक्ति आएगा, क्योंकि उसको टेंशन नहीं लेना है कि कैसे जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उसको डायरेक्ट राष्ट्रपति उसको नामित कर देगा। यानी कि आपका मनोनीत करने वाला व्यक्ति आ रहा है जल्दी, यानी आयरलैंड से मनोनीत। जब आयरलैंड मनोनीत लिया तो दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा, कि आपका निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो आज यहीं तक हम आपको सेवा प्रदान करेंगे। आगे के लिए कल पुनः उपस्थित होंगे। बस आप लगातार बनकर रहिएगा और देखिएगा, आपको बिहार एसएससी, एनटीपीसी और आपका जो है कि ग्रुप डी में और एसएससी जीडी में बहुत सारा प्रश्न जो है कि टच होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।